चलिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। तो सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइडल के बारे में बात कर रहे थे। तो कोलाइडल के बारे में प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात किया था कि डिस्पर्स फेज क्या है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात किए थे। उसके बाद हम बात किए लायोफिलिक क्या है, लायोफोबिक क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन किए थे। तो सरफेस केमिस्ट्री, तो सरफेस केमिस्ट्री में प्रीवियस लेक्चर में मैंने लायोफिलिक और लायोफोबिक के बारे में बात किया था कि लायोफिलिक क्या होता है, लायोफोबिक क्या होता है। तो लायोफिलिक में मैंने बताया था डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन मीन्स क्या होगा कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट लविंग होते हैं। और लायोफोबिक में मैंने बताया था डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में क्या होता है, रिपल्सन होता है। मीन्स हमारे क्या होता है, सॉल्वेंट हेटिंग होते हैं। फिर इसके बाद कुछ हम डिफ्रेंशिएशन के बारे में बात किए थे कि आप लायोफिलिक और लायोफोबिक को कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर मैंने बताया लायोफिलिक जो होता है उसका जो नेचर होता है रिवर्सिबल नेचर होता है। लायोफोबिक जो होता है हमारा इरिवर्सिबल नेचर होता है। फिर सेकेंड बात हम किए थे कि जो लायोफिलिक होता है हमारा स्टेबल होता है। अगर स्टेबल है तो आप उसको इजीली कोआगुलेट नहीं कर सकते बाय एडिंग द इलेक्ट्रोलाइट्स। कोआगुलेशन क्या है आपको आगे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें लायोफोबिक की बात करें तो लायोफोबिक जो होता है वो हमारा लेस स्टेबल होता है। लेस स्टेबल मीन्स क्या होगा, आप इसको इजीली कोआगुलेट कर सकते हैं। मीन्स पॉइंट को सुनना बच्चों, लायोफिलिक क्या होता है, स्टेबल होता है। लायोफोबिक जो होता है हमारा स्टेबल नहीं होता है। यदि लायोफिलिक स्टेबल है आप इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो इसको इजीली कोआगुलेट नहीं कर सकते, मीन्स इसको प्रेसिपिटेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन लायोफोबिक को आप इजीली प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। फिर इसका हम बात करें टिंडल इफेक्ट। जो लायोफिलिक जो होता है हमारा लेस टिंडल इफेक्ट देता है, लेकिन लायोफोबिक जो होता है हमारा हाई टिंडल इफेक्ट देता है। इसके बाद कुछ इसके एग्जाम्पल के बारे में बात किए थे और आज हम इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम बात करें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑन द डिस्पर्स फेज। एक एक पॉइंट को समझते हैं, आप इसको प्रॉपर तरीके से आप लोग नोट्स बनाते जाइए। तो चलिए पहला हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे 3 टाइप पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे आप मल्टी मॉलिक्यूलर, दूसरा आप पढ़ेंगे मैक्रो मॉलिक्यूलस और तीसरा आप पढ़ेंगे एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो 3 टाइप्स के कोलाइड्स पढ़ेंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स और एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो आपके एग्जाम में एक नंबर पूछा जाता है कि मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या है, इसके एक एग्जांपल दीजिए। मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या है, इसके एक एग्जांपल दीजिए। और एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या है, इसका एक एग्जांपल दीजिए। और एक नंबर पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपका डिफिनीशन है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। आपको एग्जाम में ऐसे डिफिनीशन आपको लिखना है। तो चलिए पहले बात करते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर। पहला एग्जाम्पल, पहले हम बात कर लेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इसकी एग्जांपल की बात कर लें, इसका एग्जांपल है गोल्ड सॉल्ट। सेकेंड एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे सल्फर। एक पॉइंट नोट करिएगा बच्चों, जो कोलाइडल होते हैं उनकी जो साइज रेंज होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होता है। इसको आप कनेक्ट कर लीजिए, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। इसका रेंज कोलाइडल पार्टिकल का जो रेंज होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होगा। तो जो ट्रू सोल्यूशन होगा उसकी साइज क्या होगी, लेस देन 1 नैनोमीटर। और जो आपका सस्पेंशन सोल्यूशन होगा उसकी साइज क्या होगी, 100 नैनोमीटर से ज्यादा। इसको आप करेक्ट कर लीजिए। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं
उनका जो रेंज होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होगा। जो ट्रू सोल्यूशन होगा उसमें साइज क्या होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर, और जो आपका सस्पेंशन सोल्यूशन होगा उसकी जो साइज होगी 100 नैनोमीटर। तो यहाँ पे हम मल्टी मॉलिक्यूलाइड्स की बात करें तो इसके दो एग्जांपल हैं, एक आप पढ़ेंगे गोल्ड सॉल्ट और दूसरा आपका सल्फर सॉल्ट। अगर गोल्ड सॉल्ट की बात करें पॉइंट सुने, तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, गोल्ड का एटम लेंगे, गोल्ड एटम, गोल्ड एटम मींस क्या होगा यहाँ पे Au, और सल्फर सॉल्ट का मतलब क्या होगा, यहाँ क्या लेंगे SA। तो यहाँ पे हमारा एटम है, गोल्ड का आपने एटम लिया, और यहाँ पे सल्फर का आपने क्या लिया, मॉलिक्यूल लिया, मॉलिक्यूल लिया। जो यहाँ पे आपने गोल्ड के एटम लिए या जो सल्फर के मॉलिक्यूल लिए गए हैं, इनकी जो साइज है, साइज जो है लेस देन 1 नैनोमीटर, इनकी भी जो साइज है क्या है, लेस देन 1 नैनोमीटर। तो यहाँ पे जो आपने गोल्ड एटम लिया या सल्फर मॉलिक्यूल लिया, इनकी जो साइज है लेस देन 1 नैनोमीटर, मींस ये कोलाइडर रेंज में नहीं है। अब क्या करिए, इस गोल्ड एटम को या सल्फर मॉलिक्यूल क्या करिए, एग्रीगेट करिए, और एग्रीगेट करने के बाद ये इनका जो एग्रीगेशन होने के बाद इनकी साइज किसमें आ जाए, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर में आ जाए, ऐसे कोलाइड को बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मींस मल्टी मॉलिक्यूलाइड्स में आप एटम या मॉलिक्यूल लेते हैं, इनकी जो साइज होती है लेस देन 1 नैनोमीटर होती है, ये क्या करेंगे, एग्रीगेट होके किस रेंज में आ जाते हैं, कोलाइडर रेंज में आ जाते हैं। ऐसे कोलाइड्स को बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। इसके एग्जांपल मैंने लिया गोल्ड सॉल्ट या सल्फर सॉल्ट। गोल्ड में आप क्या लेंगे, गोल्ड के एटम लेते हैं, इसकी साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। सल्फर में क्या लेंगे, S8 होता है, मॉलिक्यूल होता है, इसकी साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एग्रीगेट करेंगे, एग्रीगेशन के बाद इनका रेंज कितने में आ जाएगा, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में आ जाता है। तो ऐसे कोलाइड्स को बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। बात समझ में आ रही? तो इसका डेफिनेशन नोट कर लीजिए, एग्रीगेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स with diameter less than 1 nanometer, less than 1 nanometer is called multi-molecular collides। फिर नोट करिए, एग्रीगेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल with diameter less than 1 nanometer is called multi-molecular collides। और एक इनका जो नेचर होता है, जो जनरली इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, लायोफिलिक नेचर होता है। कैसा होता है, लायोफिलिक नेचर होता है। बात समझ में आ रही? इनके बीच कौन सा फोर्स लगता है, वंडर वाल फोर्स लगता है। बात समझ में आ रही है? तो मल्टी मॉलिक्यूलर में एटम या मॉलिक्यूल में एग्रीगेशन होता है और किस रेंज में आ जाते हैं, कोलाइडर रेंज में आ जाते हैं। तो ऐसे कोलाइड्स को बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। चलिए सेकंड हम बात करने जा रहे हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। इसके बारे में बात करेंगे बच्चों, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड हम बात करेंगे मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आप समझिएगा, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स सबसे पहले हम बात करें मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स की एग्जांपल क्या है। आपसे अगर पूछा जाए तो इसकी एग्जांपल, तो इसके एग्जांपल नोट करिए, प्रोटीन हुआ, स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ, नायलॉन हुआ, पॉलीथीन हुआ, ETC। तो मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स की बात करें
इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? तो प्रोटीन हुए, स्टार्च हो गए, सेलुलोज, नायलॉन और पॉलीथीन ETC। तो यहाँ पे जो लिए गए हैं इनका जो रेंज होगा वो क्या होगा? मोर देन 100 नैनोमीटर। मीन्स यहाँ पे जो भी लिए गए हैं प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, नायलॉन, पॉलीथीन, इनकी जो साइज होगी मोर देन 100 नैनोमीटर। मीन्स कोलाइडल रेंज के बाहर है। आप क्या करिए, इसमें इनका डिकम्पोजिशन करिए, आप ब्रेक करिए, और ब्रेक करने के बाद ये इनका रेंज कितने आ जाए? 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में आ जाए। ऐसे होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मल्टी में क्या था बच्चों? लेस देन 1 था, तो वहाँ पे मॉलिक्यूल में एग्रीगेशन होता था। और माइक्रो में क्या था? इनका जो रेंज है मोर देन 100 नैनोमीटर है, तो यहाँ पे क्या होगा? इनका डिकम्पोजिशन होगा, और डिकम्पोजिशन होने के बाद इनका रेंज किसमें आ जाए? 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में आ जाता है। इसे बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? प्रोटीन हुआ, स्टार्च, सेलुलोज, नायलॉन, पॉलीथीन, ETC। बात समझ में आ रही? तो इसको नोट करिए। These particles are large molecule of colloidal range। एग्जाम्पल इसको नोट कर लीजिए। प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, नायलॉन, पॉलीथीन, ETC। अगर हम बात करें इनके नेचर की बात करें तो ये हमारे क्या होते हैं? लायोफोबिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? लायोफोबिक नेचर के होते हैं। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया। आप एग्जाम पूछा जाता है मल्टी मॉलिक्यूलर और मैक्रो मॉलिक्यूलर में आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, आप एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, थर्ड हम बात करने जा रहे हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स या मिसेल्स के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। एसोसिएटेड कोलाइड्स या ब्रैकेट में मिसेल्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर लें। इसका जो एग्जाम्पल होता है सोप सॉल्यूशन, और सेकेंड हमारा क्या होता है? डिटर्जेंट। एक इसके एग्जाम्पल होते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स या मिसेल्स के एग्जाम्पल होते हैं। अब इसमें होता क्या है? पॉइंट सुनना। सोप या डिटर्जेंट जो होते हैं वो लो कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं, लेकिन हायर कंसंट्रेशन पे कोलाइड की तरह काम करते हैं। तो जैसे हम बात करें एट लो कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं, लेकिन हाई कंसंट्रेशन पे ये हमारे कोलाइड्स की तरह एक्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें सोप या डिटर्जेंट की बात करें, यदि कंसंट्रेशन लो है तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, लेकिन यदि कंसंट्रेशन हाई कर दिया जाए तो हमारे इस रेंज में आ जाते हैं, कोलाइडल की तरह काम करते हैं। तो इसके डेफिनेशन नोट कर लीजिए। These colloids are produced by the aggregation of large number of ions. Because of the ions attraction towards opposite charge ion.
These colloids are produced by the aggregation of a large number of ions because of the attraction towards opposite charged ions in the concentrate solution. इसके एग्जाम्पल मैंने बताया था सोप एंड डिटर्जेंट। इनके नेचर की बात करें तो हमारे लायोफिलिक भी होते हैं और लायोफोबिक भी होते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करना बच्चों, जैसे यहाँ पर आपने वाटर लिया, यहाँ पे आपने क्या लिया, आपने लिया सोप लिया। यदि यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन लो है, लो कंसंट्रेशन दिया गया है, लो कंसंट्रेशन, तो लो कंसंट्रेशन पे हमारा इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। लेकिन जैसे आपने कंसंट्रेशन आपने बढ़ाया, कंसंट्रेशन आपने बढ़ाया, तो पॉइंट को सुनना बच्चों, जैसे आपने कंसंट्रेशन बढ़ाया तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ए नेगेटिव क्या होंगे, एक दूसरे में एलिमिनेशन होके माइसेल का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो लो कंसंट्रेशन पे हमारा जो सोप और डिटर्जेंट होगा वो हमारा क्या इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। लेकिन जैसे आपने कंसंट्रेशन को आपने बढ़ाया, जैसे आपने कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो क्या होगा कि क्या होंगे, एक दूसरे के एग्रीगेट होकर माइसेल का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे पूछा जाता है क्रॉस टेम्परेचर, तो यहाँ पे माइसेल के लिए क्या होना चाहिए, हाई कंसंट्रेशन होना चाहिए और टेम्परेचर भी हमारा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्यों टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो सोल्यूशन कैसा होगा, हमारा कंसंट्रेट सोल्यूशन होगा। तो इस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रॉस टेम्परेचर बोलते हैं। इसको नोट करिए, द फॉर्मेशन ऑफ माइसेल टेक प्लेस एबव ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, एबव ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रॉस टेम्परेचर। उसे क्या बोलते हैं, क्रॉस टेम्परेचर बोलते हैं। एंड एबव ए पार्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड, एंड एबव ए पार्टिकुलर कंसंट्रेशन कॉल्ड क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, क्या बोलेंगे, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। बात समझ में आ रही? तो आपके एग्जाम में एक एक नंबर पूछा जाता है कि मल्टी मालिकुलर क्या है, माइक्रोमालिकुलर क्या है और एसोसिएटेड क्लोराइड्स क्या है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, एक एक एग्जांपल बताइए। तो मल्टी मालिकुलर के एग्जांपल की बात करें तो गोल्ड, साल हुआ, सल्फर हो गया। माइक्रो की बात करें तो प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, नायलॉन, पॉलीथीन, पीटीसी। यदि हम बात करें एसोसिएटेड क्लोराइड्स के बारे में बात करें तो एसोसिएटेड में आपके कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, आपको दो एग्जांपल पूछे, सोप एंड डिटर्जेंट पूछे जाते हैं। जो हमारे सोप और डिटर्जेंट जो होंगे लो कंसंट्रेशन पे क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेंगे, हायर कंसंट्रेशन पे माइसेल का फॉर्मेशन करते हैं, इसी क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड क्लोराइड्स बोलते हैं। फिर यहाँ पे जिस टेम्परेचर एबव का टेम्परेचर क्या बोलते हैं, क्रॉस टेम्परेचर, और एबव का कंसंट्रेशन क्या बोलते हैं, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन बोलते हैं। इस तरह आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स कंप्लीट होता है। पहला जो क्लासिफिकेशन हम बात किए थे डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम के बेसिस पे, तो कितने टाइप के थे, टोटल 8 टाइप के क्लोराइड बनते थे, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड 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 गैस। फिर बात किए थे गैस सॉलिड एंड गैस लिक्विड के बारे में बात किए थे। इसके बाद फिर हम बात किए थे लायोफिलिक और लायोफोबिक के बारे में डिस्कशन किए थे। इसके बाद अगला क्लासिफिकेशन था आपका मल्टी मालिकुलर, माइक्रो मालिकुलर एंड एसोसिएटेड क्लोराइड्स के बारे में। बात समझ में आ रही? तो हम थोड़ा सा पेपर में डिस्कशन कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रॉब्लम है, जो पूछे जाते हैं, थोड़ा सा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं।
चलिए, जो आप एग्जाम में क्या पूछा गया है, पूछा कि राइट वन डिफरेंशिएट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे मल्टी मालिकुलर कोलाइड्स और एसोसिएटेड में क्या डिफरेंशिएट है, मल्टी मालिकुलर एसोसिएटेड पूछा गया है। इसके बाद आपसे पूछा गया है फिजिकल एडजॉर्प्शन केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, ये भी पूछा गया। दूसरा प्रॉब्लम पूछा गया कि फिजिकल एडजॉर्प्शन केमिकल एडजॉर्प्शन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने बताया फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा, टेम्परेचर के बढ़ाने पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि पहले आपका एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा, फिर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर पूछा गया कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये पूछा हुआ है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। याद करिए, मैंने दोनों केस में बताया था कि प्रेशर के बढ़ाने पे फिजिकल एडजॉर्प्शन आपको क्या होगा, बढ़ेगा, और केमिकल एडजॉर्प्शन भी हमारा क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन दोनों में डिफरेंशिएट क्या है, फिजिकल एडजॉर्प्शन में प्रेशर के बढ़ाने पे तो एडजॉर्प्शन होता है, लेकिन जैसे आपने प्रेशर किया डिजॉर्प्शन हो जाता है। बात है, आपने फिजिकल एडजॉर्प्शन में आपने प्रेशर को बढ़ाया तो एडजॉर्प्शन बढ़ गया, प्रेशर को कम किया तो डिजॉर्प्शन हो गया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच कौन सा फोर्स लगता है, वंडर वाल फोर्स होता है। और वंडर वाल फोर्स क्या होता है, तुम्हारे वीक फोर्स होता है, इस वजह से वहाँ पे डिजॉर्प्शन हो जाता है। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में डिजॉर्प्शन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे एक बार बॉन्ड बन गया तो उसको आप प्रेशर को डिक्रीज करिए या इंक्रीज करिए, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बात समझ आ रही। अगला पूछा गया है कि लायोफिलिक और लायोफोबिक को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लायोफिलिक और लायोफोबिक में मैंने काफ़ी डिस्कशन भी किया हूँ। लायोफिलिक में अट्रैक्शन होता है, सॉलिड लविंग होता है। लायोफोबिक का सॉलिड हेटिंग होता है। फिर इसे पूछा गया है डिफाइन द मल्टी मालिकुलर और मैक्रो मालिकुलर में आपको डिफाइन करना है। चलिए, पूछा गया है कि मिल्क हमारा कैसा है। मिल्क मतलब हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है, किस टाइप का है, याद करिए। मिल्क हमारा क्या होता है, इमल्सन होता है। मिल्क किससे मिलकर बना होता है, मिल्क का एग्जाम्पल क्या होता है, लिक्विड प्लस लिक्विड। बात समझ में आ रही है। पूछा गया सॉल्ट क्या है, ये भी आपको बता चुके हैं, सल्फर इन वाटर, गोल्ड इन वाटर। फिर आज पूछा गया लायोफिलिक और लायोफोबिक के दो एग्जाम्पल बताइए। ये सारे एग्जाम्पल को मैंने क्लास में काफ़ी डिस्कशन किए हैं। चलिए, अब आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताया गया फिजिकल प्रॉपर्टी। देखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो पहला मैंने बताया कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनका नेचर क्या होता है, होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस होता है, याद करिए। ये यहाँ पे जो कोलाइडल सॉल्यूशन होंगे कम से कम दो फेज से मिलके बने होते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जो इक्वली क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो। पास में हमारे इनको आप नेकेड आई से न देख सकते, उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। या ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल्स का रेंज क्या लेस देन 1 नैनोमीटर हो, उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन का जो नेचर होता है तो हमारा क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। कैसा नेचर होता है, हेट्रोजीनियस होता है। मीन से क्या होगा, हमारे कम से कम दो फेज से मिलके बने होंगे। एक आपका डिस्पर्स फेज होता है और दूसरा क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम होता है। चलिए, सेकंड हम बात करें, पहला बात हो गया हेट्रोजीनियस। ये आपसे पूछा जाता है कि होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस होता है, तो आप क्या बताएंगे, हेट्रोजीनियस होता है। दूसरा अगर हम बात करें फिल्टरेबिलिटी, क्या आप यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन पास थ्रू द ऑर्गेनिक फिल्टर पेपर। अगर हम बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन को ऑर्गेनिक फिल्टर पेपर से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं विजिबिलिटी। क्या आप कोलाइडल सॉल्यूशन को आप नेकेड आई से देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो कैन नॉट सीन बाय द नेकेड आईज, बात समझ में आ रही। लेकिन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से आप इसको देख सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं ब्राउनियम मूवमेंट।
तो ब्राउनियन मोमेंट क्या होता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्राउनियन मोमेंट क्या होता है। ये सब चीज़ें आप एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन हेट्रोजीनियस होता है। बात समझ में आ रही है। आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, अगर आप इसको देखना है तो आप क्या लेंगे, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से आप कोलाइडल सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो देखिए ब्राउनियन मोमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। तो ब्राउनियन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, वो क्या होता है, उनका जो मोमेंट होगा, जैसे यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल गया, मोमेंट यहाँ गया, दूसरे पार्टिकल से टकराया, इधर आया, फिर यहाँ पे टकराया, इधर गया, फिर यहाँ पे टकराया, इधर गया, फिर यहाँ पे टकराया, इधर आया, फिर टकराया, इधर गया, फिर टकराया, इधर आया। तो यहाँ पे इसका जो मूवमेंट है, कैसा मूवमेंट है, जिग-जैग मूवमेंट है। अब इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था ब्राउनियन, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। बात समझ में आ रही। तो ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो कैसे रोटेट कर रहे हैं, जिग-जैग मोशन में जा रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। बात समझ में आप लोगों को आ रही होगी, इसको नोट करिए। व्हेन कोलाइडल सॉल्यूशन आर ऑब्जर्व अंडर द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, it is found that the colloidal particles are in a zigzag motion. The continuous zigzag motion of the colloidal particles is called Brownian movement. बात समझ में आ रही है। ये ब्राउनियन नाम साइंटिस्ट ने दिया था और उन्होंने देखा कि जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं कैसे जिग-जैग उसमें जा रहे हैं, इसी क्या बोला गया, ब्राउनियन मूवमेंट बोला गया। इसको नोट करिए। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाए, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, एक नंबर का सब पूछे जाते हैं, ये सब डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन लिखा दे रहे हैं, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए और एक नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये हमारा जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज देता है। अगर एक पहले पॉइंट समझिए कि जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है हेट्रोजीनियस होता है, इसको आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। अगर हम बात करें जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं तो हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी देते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको सॉल्यूशन में चैप्टर में वहाँ भी डिटेल में दिया गया है। तो हमारे जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी देते हैं। अगर हम बात करें ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी देते हैं और यहाँ पर बात करेंगे टिंडल इफेक्ट बारे में। तो टिंडल इफेक्ट होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो टिंडल इफेक्ट मतलब स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, टिंडल इफेक्ट। चलिए टिंडल इफेक्ट के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे आपने दो सोल्यूशन लिए, थोड़ा समझो, यहाँ पे आपने दो सोल्यूशन लिए, एक में आपने रखा ट्रू सोल्यूशन, ये आपका है ट्रू सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन। सेकंड आपने लिया यहाँ पे कोलाइडल सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन आपने लिया, इसे बोला गया कोलाइडल सोल्यूशन। यदि हम साइज रेंज की बात करें, इनकी जो साइज होगी लेस देन 1 नैनोमीटर, इनकी जो साइज होगी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। अब क्या हुआ, यहां से आपने लाइट पास कराया, यहां से जैसे आपने लाइट पास कराया, यहां पे ट्रू सोल्यूशन, यहां से जैसे आपने ट्रू सोल्यूशन में लाइट पास कराया तो यहाँ पे नो स्कैटरिंग, यहाँ पे
नो स्कैटरिंग, क्योंकि साइज जो पार्टिकल की साइज क्या है, बहुत छोटा है। हमारे जो यहाँ से आपने लाइट जो यहाँ से आपने बीम पास करा है, ये सीधे क्या उसको क्रॉस कर दे, मीन्स यहाँ पे नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टू सोल्यूशन में नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेकिन जब आपने कोलाइडल सॉल्यूशन में आपने लाइट पास करा है, इनकी साइज क्या 1 नैनोमीटर 100 नैनोमीटर, तो क्या होंगे, जो लाइट आपने यहाँ से पास करा है इसके पार्टिकल से क्या टकराएंगे और यहाँ पे क्या होगी, स्कैटरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो एक कौन ऑब्जर्व किए थे, टिंडल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया। यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट की स्कैटरिंग हो जा रही है, इसलिए इसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडल नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, फ्लूइड सॉल्यूशन में उन्होंने लाइट को पास कराया, तो यहाँ पे कोई भी स्कैटरिंग नहीं हुई। लेकिन जैसे कोलाइडल में उन्होंने पास कराया, तो यहाँ पे लाइट की क्या हो गई बच्चों, स्कैटरिंग हो गई। और एक कौन ऑब्जर्व किया, टिंडल नाम के साइंटिस्ट थे, इसलिए इसे बोला गया टिंडल इफेक्ट बोला गया। तो इसको नोट कर लीजिए टिंडल इफेक्ट के बारे में। ऑब्जर्व बाय टिंडल, पहला पॉइंट, कौन ऑब्जर्व किया, टिंडल, ऑब्जर्व बाय टिंडल इन 1869। आगे नोट करिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट by the colloidal particles present in a colloidal solution, ये यहाँ पे देखिए आपको colloidal solution है, उसके क्या है, पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे लाइट क्या हो जा रही है, स्कैटरिंग हो जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। बात समझ में आ रही, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द colloidal particles इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। आपसे एग्जाम पूछेगा टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट में आप बताएंगे जब लाइट को पास करते हैं तो यहाँ पे जो कोलाइडल पार्टिकल हैं तो वो क्या करेंगे, उस लाइट को क्या करेंगे, स्कैटरिंग कर देते हैं, मींस स्कैटरिंग ऑफ लाइट का स्कैटर हो जाता है बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन नोट कर लीजिए, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन, the path of beam is illuminated in all the direction. It is called Tyndall effect. अगर हम बात करें टिंडल इफेक्ट किसमें ज़्यादा होता है, लायोफिलिक में होता है, लायोफोबिक में। तो लायोफोबिक में टिंडल इफेक्ट जो होता है ज़्यादा होता है किसके कंपेरिजन में, लायोफिलिक, मीन्स लायोफोबिक में टिंडल इफेक्ट जो ऑब्जर्व ज़्यादा होता है किसके कंपेरिजन, लायोफिलिक। बात समझ में आ रही। अब हम बात करने जा रहे हैं कंडीशन, क्या कंडीशन होना चाहिए। तो पहला कंडीशन लिखिए, diameter of disperse phase particles is not much smaller as compared to the wavelength of light used. Diameter of disperse phase is not much smaller. The diameter of disperse phase particles is not much smaller as compared to the wavelength of light used. मीन्स यहाँ पे जो आप ले रहे हैं इसका डायमीटर बहुत स्मॉल नहीं होना चाहिए। ये डायमीटर स्मॉल होगा तो यहाँ पे आप लाइट पास कर रहे हैं वो सीधे क्या होंगे, इस पर क्रॉस कर जाएंगे और वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं ऑब्जर्व होगा। फिर अगला पॉइंट नोट करिए, देयर इज ए लार्ज डिफरेंस इन द refractive indices of disperse phase and dispersion medium. There is a large difference in the
रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। बात समझ में आ रही है? इस ग्राफ को आप लोग बना लीजिए। ये आपका ट्रू सॉल्यूशन है। लेस देन 1 नैनोमीटर की साइज होगी, नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है। इनकी जो साइज रेंज होगा 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑब्जर्व होगा। लाइव फिलिंग में टिंडल इफेक्ट ज्यादा ऑब्जर्व होता है किसके कंपैरिजन में? लाइव फिलिंग। कौन ऑब्जर्व किया? टिंडल ने ऑब्जर्व किया था। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? आपने जो लाइट पास कर रहे हैं, जो कोलाइडल के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे लाइट को क्या कर दे रहे हैं? स्कैटरिंग कर दे रहे हैं। इसी को बोला गया टिंडल इफेक्ट बोला गया। इसको नोट करिए, फिर आगे हम बात करेंगे। चलिए, यहाँ तक चीज़ें बच्चों आप क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं पेप्टाइजेशन क्या है। इसमें भी आपके एग्जाम में पूछा है पेप्टाइजेशन के बारे में। पेप्टाइजेशन क्या होता है? सब एक ही नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए सारे टॉपिक को आप लोग अच्छे से कवर करते जाइए। और डिफिनीशन ही पूछा है पेप्टाइजेशन क्या है, मल्टी मॉलिक्यूलर क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूलर क्या है, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यही सब ऐसे टॉपिक है जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और आप उसको एज सच आप उसको याद करते जाएंगे। चलिए हेडिंग डालिए, पेप्टाइजेशन क्या है। चलिए हेडिंग डालिए पेप्टाइजेशन। चलिए, पेप्टाइजेशन का मतलब क्या होता है पहले इसको समझिएगा। यहाँ पे आपने कोई प्रेसिपिटेट लिया, यहाँ पे आपने क्या लिया? प्रेसिपिटेट लिया। उस प्रेसिपिटेट को किसमें चेंज करना है? कोलाइडल सॉल्यूशन में। कोलाइडल, पहले पॉइंट समझिएगा बच्चों। प्रेसिपिटेट को कैसा प्रेसिपिटेट होना चाहिए आपका? फ्रेश। फ्रेशली प्रेसिपिटेट को किसमें चेंज करना है? कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज करना है। किसके साथ? with the help of suitable electrolyte। इसे क्या बोलते हैं? पेप्टाइजेशन। मीन्स फ्रेशली प्रेसिपिटेट को किसमें चेंज करना है? कोलाइडल सॉल्यूशन में with the help of suitable electrolyte is known as पेप्टाइजेशन। बात समझ में आ रही है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, या क्या करिए? प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। इसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइजेशन। मीन्स कोई भी आपका प्रेसिपिटेट दिया गया है, उस प्रेसिपिटेट को आपको कोलाइडल सॉल्यूशन में लाना है या कोलाइडल रेंज में लाना है, इसे क्या बोलते हैं? पेप्टाइजेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, सिंपल से एग्जांपल की बात करें, तो जैसे यहाँ पे आपने क्या लिया? AgCl। पॉइंट सुनो, आपने क्या लिया? AgCl का क्या लिया आपने? PPT। AgCl का प्रेसिपिटेट लिया और दूसरे में आपने क्या लिया? वाटर लिया। पहले समझ लीजिए बच्चों। और थर्ड आपने क्या लिया? सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होगा? यहाँ आप समझिएगा। जैसे यहाँ पे आपने AgCl लिया, यहाँ पे क्या लिया आपने? AgCl लिया,
तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, जैसे हम बात करें AgCl की बात करें तो यहाँ पे Ag पे प्लस होगा और Cl पे माइनस होगा। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसमें से एक आयंस आपका क्या क्या होगा बेटा, कॉमन होगा। जैसे यहाँ पे AgCl की बात करें तो यहाँ पे आप दो इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, या तो आप क्या ले सकते हैं AgNO3, या दूसरा क्या ले सकते हैं HCl। समझने की कोशिश करना। पेप्टाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्रेशली प्रेसिपिटेट को इसमें चेंज करना, कोलाइडल में चेंज करना है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोलाइडल प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज करना विद द हेल्प ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज पेप्टाइजेशन। तो यहाँ पे आपने क्या लिया, AgCl का प्रेसिपिटेट लिया, हमें AgCl का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है। इसके लिए हम क्या लेंगे, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। तो यहाँ पे सुटेबल, अगर AgCl में जो भी इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसमें से एक आयंस आपका कॉमन होना चाहिए। जैसे सिल्वर क्लोराइड का आपको कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो यहाँ पे दो ले रहे हैं, या तो AgNO3 लेंगे या तो HCl लेंगे। अगर AgNO3 लेंगे क्या बनेगा, Ag प्लस और NO3 माइनस। अगर यहाँ पर आपने HCl लेना क्या बना, H प्लस Cl माइनस। यदि AgCl में आप सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, Ag प्लस। बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पे HCl की बात करें तो कॉमन क्या मिल रहा है, Cl माइनस। यदि आपने पॉइंट सुनना तो आपने क्या लिया, AgCl का आपने प्रेसिपिटेट लिया, आपने क्या ऐड किया इसमें, सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पे क्या बनेगा, AgCl। इस अब क्या हो गया, AgCl बनना है। अब क्या होगा, यहाँ पे Ag प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर, इस कोलाइडल के ऊपर कॉमन क्या है, पॉइंट सुनना, ये आपका प्रेसिपिटेट है, इसको हमें कोलाइडल सॉल्यूशन में लाना है। अगर प्रेसिपिटेट है तो हमारा क्या अनस्टेबल होगा, हमें क्या करना है, जो प्रेसिपिटेट होता अनस्टेबल होगा तो हमें क्या करना है, एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ले लें और कोलाइडल रेंज में आ जाए। तो जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसमें एक हमारा कॉमन होगा। जैसे यहाँ AgCl लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या है, AgNO3, यहाँ पे कॉमन क्या मिला, Ag प्लस मिला। अब पॉइंट सुनना, क्या होगा, इस AgCl के सराउंडिंग क्या होगा, पॉइंट सुनना, कॉमन क्या, Ag प्लस। यहाँ पे Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस क्या हो जाएंगे, इसको कट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। तो इसके सराउंडिंग कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन। यदि यहाँ पे आपने क्या ले लिया, HCl ले लिया, तो कॉमन क्या मिलेगा, क्लोरीन। यहाँ पे देखेंगे AgCl के चारों तरफ क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएंगे, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस। ऐसे सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, नेगेटिव सॉल्यूशन बोलते हैं। तो पॉइंट सुनना बच्चों, पेप्टाइजेशन समझ में आ गया होगा कि प्रेसिपिटेट को कोलाइडल में चेंज करना है, इसके विद द हेल्प ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबलाइज करता है। पूछा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं उसका काम क्या है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा उसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करता है। बात समझ में आ रही। जैसे यहाँ पे AgCl लिया, यहाँ पे सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, कॉमन क्या Ag है, कॉमन क्या यहाँ पे Ag है, इसके सराउंडिंग Ag प्लस आ जाएगा, कॉमन आयंस इफेक्ट। तो प्लस आ रहा है तो ऐसे सॉल्यूशन में बोलेंगे पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन। यदि आपने HCl लिया तो यहाँ पर कॉमन क्या मिलेगा, Cl मिलेगा, इसके सराउंडिंग कौन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन बोलते हैं नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है तो पहले डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर आगे हम डिस्कशन करते हैं। तो हेडिंग डालिए पेप्टाइजेशन। देखिए द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग freshly prepared precipitate, आपने freshly prepared precipitate into colloidal solution is called peptidation. बात समझ में आ रही, is called peptidation. It is done by
It is done by adding of suitable electrolyte. The electrolyte is used for the peptidation. The electrolyte used for peptidation is called peptidizing agent. Peptidation agent. Note करिए. It is done by adding of suitable electrolyte. The electrolyte used for the peptidation. जो electrolyte पेप्टाइजेशन में यूज होता है उसे क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन एजेंट. क्या बोलेंगे? पेप्टाइजेशन एजेंट. बात समझ में आ रही होगी. चलिए अब एक एक पॉइंट समझते हैं बच्चों. यहाँ पे जैसे मैं आपको एग्जांपल ले रहे हैं. पहला एग्जांपल बच्चों यहाँ पर ले रहे हैं किसका? एजी. यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों पहला AgCl. ये यहाँ पे क्या है? PPT है. बात समझ में आ रही? प्लस वाटर प्लस सिल्वर नाइट्रेट. ये हमारा क्या कहलाएगा? पेप्टाइजेशन एजेंट. पेप्टाइजेशन एजेंट. बात समझ में आ रही? अब यहाँ पे समझिएगा AgCl है तो यहाँ पे क्या बनेगा? AgCl का कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा. AgCl में क्या बन जाएगा? कोलाइडल सॉल्यूशन. तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या दिया गया है? यहाँ पे Ag प्लस क्या दिया है? कॉमन दिया गया है. तो क्या होगा? ये आपके AgCl है. कॉमन क्या Ag प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस और Ag प्लस. और ऐसे सॉल्यूशन क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन. बात समझ में आ रही? क्योंकि इसके सराउंडिंग पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, किसी के सराउंडिंग पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन. जैसे यहाँ पे आपने दूसरा ले लिया HCl. तो यहाँ पे दोनों कॉमन क्या है? Cl माइनस. तो यहाँ पे क्या बनेगा? AgCl Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस. ऐसे सॉल्यूशन क्या बोलेंगे? नेगेटिव सॉल्यूशन बोलते हैं. बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए आगे आ जाते हैं. अगला एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड. यहाँ पे आपने क्या लिया? फेरिक हाइड्रोक्साइड का आपने क्या लिया? प्रेसिपिटेट लिया. और यहाँ पे आपने क्या ऐड किया? FeCl3. इसे क्या बोलेंगे? पेप्टाइजिंग एजेंट. यहाँ पे क्या मिलेगा? रेडिश ब्राउन कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ FeOH का होल थ्राइस इज ऑब्टेन्ड. अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनना है कैसा सॉल्यूशन होगा? पॉजिटिव सॉल्यूशन होगा कि नेगेटिव सॉल्यूशन? यहाँ पे देखिए फेरिक हाइड्रोक्साइड यहाँ पे आपने प्रेसिपिटेट लिया, आपने क्या लिया? FeOH लिया. और एक आप उसमें क्या ऐड किया? FeCl3 पेप्टाइजिंग एजेंट ऐड किया. तो ये हमारा क्या होगा? प्रेसिपिटेट में जब आप पेप्टाइजिंग एजेंट आपने ऐड किया तो यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर सॉल्यूशन ऑफ FeOH का होल थ्राइस इज ऑब्टेन्ड. यहाँ पे आपको कोलाइडल सॉल्यूशन मिल गया. किस कलर का? रेडिश ब्राउन. अगर आपसे पूछा जाए कि सॉल्यूशन कैसा होगा, पॉजिटिव सॉल्यूशन होगा कि नेगेटिव सॉल्यूशन, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ क्या बना? आयरन 3+ और यहाँ क्या बना? Cl माइनस. तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आयरन. तो यहाँ पे क्या होगा? FeOH के सराउंडिंग, इसके सराउंडिंग क्या है? FeOH का होल थ्राइस. इसके सराउंडिंग क्या आ जाएगा? आयरन 3+. मतलब क्या आ जाएगा? आयरन
3+ और यहाँ क्या निकल 3Cl-। देख रहे हैं सोल्यूशन कैसा कहलाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव कोलाइडल सोल्यूशन। बात समझ में आ रही है बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कोलाइडल सोल्यूशन बोलते हैं। बात समझ में आप लोगों को आ रही होगी। चलिए और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिया AgI आपने लिया, दो यहां पर रिएक्शन करा रहे हैं। पहला है आपका KI, दूसरा यहाँ पे लिए सिल्वर नाइट्रेट। ये हमारा AgI सिल्वर आयोडाइड क्या होगा, प्रिसिपिटेट होगा। पोटेशियम आयोडाइड हमारा क्या होगा, पेप्टाइजिंग एजेंट। ये भी यहाँ पे पेप्टाइजिंग एजेंट। आपको बताना है कि हमारा जो सोल्यूशन बनना है कैसा सोल्यूशन होगा, नेगेटिव सोल्यूशन होगा कि पॉजिटिव सोल्यूशन होगा, इसके बारे में बात कर लेंगे। यहाँ पे बात करें सिल्वर आयोडाइड आपने लिया, पेप्टाइजिंग एजेंट यहाँ पर आपने क्या लिया, KI। दोनों में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या I है। I का चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। इसके सराउंडिंग कौन आएगा, आयोडीन आएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, AgI और K+। तो सोल्यूशन कैसा होगा, नेगेटिव सॉल्व। कैसा बनेगा, नेगेटिव सॉल्व बनेगा। यहाँ का आपने क्या लिया था बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट की बात करें, दोनों में कॉमन क्या है, Ag में चार्ज क्या होगा, Ag+। इसके सराउंडिंग कौन आएगा, Ag+ आएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Ag+ और यहाँ पे NO3। तो यहाँ पे चार्ज कैसा आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। तो बात समझ में आ रही है बच्चों कि पेप्टाइजेशन क्या है, इसके बारे में समझ में आ गया होगा कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज करना बाय एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज पेप्टाइजेशन। बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको कुछ होमवर्क जो आपको करना है। पहला हम बात करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में 3 मेथड हैं, ये आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। एनसीईआरटी में पहला डायलिसिस, सेकेंड इलेक्ट्रोडायलिसिस और थर्ड आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये आप 3 टॉपिक आपके लिए होमवर्क है, आप उसको अच्छे से तैयार करिएगा। डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इन 3 टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करिएगा। आपसे पूछ लेता है डायलिसिस क्या है, इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है। ये सारी चीज़ें आपको आपके होमवर्क है। तो इस तरह हम बात करें थे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने बताया था कि हेट्रोजीनियस होगा, नेकेड आइज नहीं देख सकते, कोऑर्डिनेटिव प्रॉपर्टी देगा, टिंडल इफेक्ट देता है और ब्राउनियन मूवमेंट भी होता है। पेप्टाइजेशन समझ में आ गया होगा, पेप्टाइजेशन आपसे पूछा जाता है या पेप्टाइजेशन से रिलेटेड आपके एग्जाम में दे दिया जाए कि AgI आपका प्रेसिपिटेट है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में ऐड किया और कैसा सॉल्व बनेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। कैसा सॉल्व बनेगा, पॉजिटिव। KI में कैसा सॉल्व बनता है, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है। तो एक बार एनसीईआरटी आप लोग अच्छे से पढ़िए। तो आज के लेक्चर इतना ही। कल हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, कोआगुलेशन, हार्डे-सोल्जे रूल। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा कि इमल्सन वगैरह आपके सिलेबस से हटा दिया गया, इसलिए आपके इमल्सन गोल्ड नंबर ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आज के लेक्चर के इतना ही। हम बात करेंगे अगले लेक्चर में इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस और इसके बाद हार्डे-सोल्जे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।